फर्स्ट वर्ल्ड वार 1919 तक चला था। इस वार का भारत पर क्या इफेक्ट पड़ा? इस वार से भारत में एक नई इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन बन गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिफेंस पर ज्यादा खर्च करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने वार लोन्स लिए और टैक्सेस बढ़ा दिए। वार के दौरान जरूरत की चीजों के प्राइस बढ़े, जो 1913 से 1918 तक डबल हो गए। विलेजेस में लोगों को फोर्सफुली सेना में भर्ती किया जा रहा था, जिससे लोगों में गुस्सा भर गया था। ऊपर से कई जगह क्रॉप फेल हो गई, जिससे फूड की शॉर्टेज हो गई। इसके साथ ही उस समय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गई थी, जिससे 12 से 13 मिलियन लोग मर गए थे। ऐसे समय में एक नए लीडर उभरे, जिन्होंने स्ट्रगल का एक नया तरीका सजेस्ट। गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे। कहां से? साउथ अफ्रीका से, जहां वे रेसिस्ट रेजीम यानी जातिवाद शासन के अगेंस्ट लड़े थे, जिसके लिए उन्होंने मास एजिटेशन का यूज किया, जिसे वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह से सत्य की शक्ति और सत्य को खोजने की जरूरत पर बल दिया गया। इसके अनुसार अगर स्ट्रगल अन्याय के खिलाफ है तो अप्रेसर से लड़ने के लिए किसी फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं होती। बिना किसी हिंसा के सत्याग्रही इस युद्ध को जीत सकता है। इसके लिए अप्रेसर को सत्य को देखने के लिए राजी किया जाता है, ना कि जबरदस्ती सत्य को एक्सेप्ट करने को मजबूर किया जाता है। इस तरह के स्ट्रगल से सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी मानते थे कि अहिंसा का धर्म हर भारतीय को एक कर सकता है। हाँ, तो हम कहाँ थे? गांधी जी 1915 में भारत लौटे। क्योंकि साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह सक्सेसफुल हुआ था, इसलिए उन्होंने यहाँ भी कई जगह सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। 1916 में बिहार के चंपारण जिले के लिए, जहाँ किसानों पर अप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम लागू था। 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में, जहाँ के किसान रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। फिर 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। ये तीनों सत्याग्रह सक्सेसफुल हुए। चंपारण के किसानों के लिए गवर्नमेंट को किसानों के वेलफेयर के लिए एक्ट पास करना पड़ा। खेड़ा के किसान, जो कि क्रॉप फेलियर के कारण रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, उनके सामने भी गवर्नमेंट झुक गई। रेवेन्यू देने के लिए उन्हें 1 साल और दिया गया। अहमदाबाद के कॉटन मिल वर्कर्स की भी सैलरी बढ़ाई गई। इससे साबित होता है कि सत्याग्रह वास्तव में सफल रहा। 1919 में गवर्नमेंट ने रोलैट एक्ट लागू किया। It gave enormous powers to the government to repress political activities. It allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. मतलब, इस एक्ट से गवर्नमेंट किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को बिना कोर्ट में ट्रायल के गिरफ्तार कर सकती थी। यह एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इंडियन मेंबर्स द्वारा अपोज किया गया था। इसके बावजूद भी यह एक्ट पास कर लिया गया। गांधी जी ने इस एक्ट के अगेंस्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया, जो 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल से शुरू हुआ। जगह जगह रैलियां हुई, रेलवे वर्कशॉप के वर्कर्स स्ट्राइक पर गए। यह सब देखकर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डर गया, इसलिए वे नेशनलिस्ट्स को टारगेट बनाने लगे। महात्मा गांधी को दिल्ली आने से रोक दिया गया। 10 अप्रैल को पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चलाई। गुस्साए लोगों ने बैंक, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन को अटैक किया। मार्शल लॉ लागू किया गया, जिसके अनुसार 2 से ज्यादा लोग किसी जगह मिल नहीं सकते, और कमांड जनरल डायर को मिली। 13 अप्रैल को कई लोग जलियांवाला बाग में पहुंचे। कुछ लोग गवर्नमेंट के रिप्रेसिव मेजर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे, पर ज्यादातर लोग तो वहां बैसाखी के मेले के कारण आए थे। ये लोग शहर के बाहर के थे, इसलिए उन्हें मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता था। इस मैदान में बहुत कम एग्जिट पॉइंट्स थे। डायर वहां आया, एग्जिट पॉइंट्स ब्लॉक कर दिए और भीड़ पर खुली गोलियां चलवा दी। 300 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। बाद में डायर ने बताया कि एक मॉरल इफेक्ट देना चाहता था। वह सत्याग्रहियों के मन में दहशत पैदा करना चाहता था। जब जलियांवाला बाग की न्यूज़ फैली तो नॉर्थ इंडिया के शहरों की सड़कों पर भीड़ उमड़ी। स्ट्राइक्स हुई, पुलिस से क्लैशेस हुई और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक हुए। गवर्नमेंट ने इसका जवाब बहुत क्रूरता से दिया। सत्याग्रहियों से उनकी नाक जमीन पर रगड़वाई गई, उन्हें स्ट्रीट्स पर रेंगवाया गया, साहबों को सलाम करने को कहा गया, लोगों को कोड़े मारे गए और पंजाब के गुजरांवाला,
जो अब पाकिस्तान में है। वहां बम फेंके गए। बढ़ती हिंसा को देख गांधी जी ने मूवमेंट पर विराम लगा दिया। हालांकि यह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाइड स्प्रेड हुआ था, पर यह ज्यादातर सिटीज और टाउन्स में ही लिमिटेड रहा था। गांधी जी ने सोचा कि अब ज्यादा ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट की जरूरत है, पर उन्हें पता था कि जब तक हिंदू और मुस्लिम वर्ग हाथ नहीं मिलाएंगे तब तक ऐसा कोई मूवमेंट ऑर्गेनाइज करना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने खिलाफत इश्यू उठाया। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑटोमन टर्की की हार हुई थी। ऑटोमन का जो लीडर था वह खलीफा यानी इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड यानी आध्यात्मिक हेड था। उनकी हार के बाद ऐसी अफवाहें फैलने लगी कि उन पर एक पीस ट्रीटी लगने वाली थी, जिससे उनकी पावर कम होने वाली थी। उनकी पावर को बचाने के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी की स्थापना हुई। दो मुस्लिम लीडर्स मुहम्मद अली और शौकत अली गांधी जी से बात करने लगे कि खिलाफत इश्यू पर कोई यूनाइटेड मास एक्शन हो। गांधी जी ने इसे एक अवसर के रूप में देखा जिससे मुस्लिम भी नेशनल मूवमेंट में भाग लें। कांग्रेस के कैलकाटा सेशन जो सितंबर 1920 में हुआ था, उसमें गांधी जी ने बाकी लीडर्स को एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए कन्विंस कर लिया, जिसका मकसद खिलाफत को सपोर्ट करना भी था और स्वराज को भी। लेकिन नॉन कोऑपरेशन ही क्यों? गांधी जी ने 1909 में एक बुक लिखी थी, हिंद स्वराज। इसमें उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश रूल भारत में भारतीयों के कोऑपरेशन के कारण ही एस्टेब्लिश हुआ था। यदि हम भारतीय उनके साथ कोऑपरेट न करें तो एक साल में ही ब्रिटिश शासन नष्ट हो जाएगा और स्वराज आ जाएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कैसे हुआ? गांधी जी चाहते थे कि यह स्टेजेस से अनफोल्ड हो। सबसे पहले लोग गवर्नमेंट द्वारा दिए गए टाइटल छोड़ दें और सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दें। यानी आर्मी, पुलिस, कोर्ट से सेवाएं लेना और देना बंद कर दें। टीचर्स और स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ दें और लोग विदेशी चीजें न खरीदें। अगर इन केस गवर्नमेंट रिप्रेशन शुरू कर देती है तो एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च किया जाएगा। 1920 में गांधी जी और शौकत अली पूरे देश में घूमे और इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए लोगों का सपोर्ट जुटाया। कांग्रेस के ही कुछ मेंबर इन प्रस्तावों से चिंतित थे। वे काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट करना नहीं चाहते थे, जो 1920 की नवंबर में होने वाले थे, और उन्हें डर था कि इस मूवमेंट से हिंसा बढ़ जाएगी। फाइनली दिसंबर में नागपुर में कांग्रेस सेशन हुआ, जिसमें एक समझौते के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का फैसला लिया। तो यह मूवमेंट कब और कैसे हुआ? अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने इस आइडिया को किस तरह से समझा? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 की जनवरी में शुरू हुआ। अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट तो किया था, लेकिन अपनी अलग मांगों को लेकर सबने स्वराज के आइडिया को सपोर्ट किया, लेकिन सबने इसका अलग अर्थ निकाला। अब हम देखेंगे कि टाउन्स, कंट्रीसाइड यानी रूरल एरियाज और प्लांटेशंस में ये मूवमेंट कैसे हुआ था और वहाँ के लोगों ने स्वराज का क्या मतलब समझा। टाउन्स में ये मूवमेंट मिडिल क्लास लोगों से शुरू किया। हजारों स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल्ड स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। टीचर्स ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने कानूनी काम करना बंद कर दिया। ज्यादातर प्रोविंसेस में काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉट कर दिए गए, सिवाय मद्रास के, जहां जस्टिस पार्टी थी, जो नून ब्राह्मण पार्टी थी। उस पार्टी को लगता था कि ब्राह्मणों को जो पॉलिटिकल पावर्स मिली हुई हैं, वो यह पार्टी इलेक्शन लड़कर ही ले सकती थी, इसलिए उसने इलेक्शंस बॉयकॉट नहीं किए। इस मूवमेंट का इकोनॉमी पर भी इफेक्ट पड़ा। फॉरेन गुड्स बॉयकॉट हुए, शराब की दुकानों पर धरने हुए और फॉरेन क्लोथ्स को जलाया गया। फॉरेन क्लोथ्स का इंपोर्ट 1921 से 1922 में आधा हो गया, जिसकी वैल्यू 102 करोड़ से सिर्फ 57 करोड़ रह गई। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स फॉरेन गुड्स में ट्रेड करने से इनकार करने लगे। जैसे जैसे यह मूवमेंट फैला, लोग सिर्फ इंडियन क्लोथ्स, खादी पहनने लगे, जिससे इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स का प्रोडक्शन बढ़ गया। लेकिन टाउन्स में यह मूवमेंट धीमा हो गया। पहली बात, खादी का कपड़ा मिल क्लॉथ से ज्यादा महंगा पड़ता था और गरीब लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वे मिल क्लॉथ को बॉयकॉट न कर सके। लोगों ने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस छोड़े थे, पर उसी समय इंडियन इंस्टीट्यूशंस भी बनने चाहिए थे, लेकिन वो जल्दी नहीं उभरे। होना क्या था? स्टूडेंट्स और टीचर्स वापस गवर्नमेंट स्कूल्स जाने लगे, लॉयर्स फिर से कोर्ट में काम करने लगे। टाउन से मूवमेंट कंट्रीसाइड यानी ग्रामीण क्षेत्रों में फैला। यह मूवमेंट पेजेंट्स और ट्राइबल्स के संघर्षों को अपने साथ लेकर चला, यानी कि
कंट्रीसाइड में मूवमेंट दो तरह का था, पेजेंट्स और ट्राइबल्स। चलो अवध चलें। अवध के किसानों को बाबा रामचंद्र नामक एक सन्यासी ने लीड किया था। यहाँ के तालुकदार और जमींदार किसानों से बहुत ज्यादा रेंट मांगते थे। उन्हें बेगार में काम करना पड़ता था। बेगार मतलब उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था, वो भी बिना पैसे दिए। टेनेंट्स मतलब किराए पर जमीन लेने वाले किसानों से कभी भी जमीन ले ली जाती थी, यानी कि उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं थी। इसलिए यहाँ मूवमेंट इन्हीं तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था। पेजेंट्स की 3 डिमांड थी, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगर और बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। यह मूवमेंट कैसे चला? कई जगह पंचायतों द्वारा नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज हुए, जिससे लैंडलॉर्ड्स को नाई और धोबी जैसी सर्विसेज भी नहीं मिली। चलो तुम्हें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होने से कुछ पहले की बात बताता हूँ। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध के आसपास के गांवों में लोगों की शिकायतें समझने के लिए घूमे थे। अक्टूबर से पहले औद किसान सभा बन गई थी, जिसे नेहरू जी, बाबा रामचंद्र और कुछ हस्तियों ने लीड किया। 1 महीने में ही इस सभा की 300 ब्रांचेज आसपास के गांवों में बन गई। इसलिए 1921 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, तो कांग्रेस ने अवध के किसानों के मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कंबाइन करने के लिए एफर्ट किया। लेकिन उनका मूवमेंट ऐसा हो गया था जिससे कांग्रेस खुश नहीं थी। तालुकदार और मर्चेंट्स के घरों पर अटैक हुए, बाजार लूटे गए, ग्रेन होर्ड्स मतलब अनाज के ढेरों पर कब्जा कर लिया गया। कई जगह लोकल लीडर्स ने कहा कि गांधी जी ने डिक्लेयर किया है कि अब कोई टैक्स नहीं भरे जाएंगे और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। ये तो हुआ किसानों का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में योगदान। पर ट्राइबल्स ने स्वराज का क्या मतलब निकाला? चलो चलें आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में। आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट फैला। यह एक वायलेंट मूवमेंट था। गुडेम हिल्स में और फॉरेस्ट्स के जैसे ही गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एरियाज क्लोज कर दिए थे। लोगों को वहां कैटल ग्रेज करने के लिए या फुएलवुड और फ्रूट्स कलेक्ट करने नहीं दिया जाता था। इससे लोगों में गुस्सा भर गया। इससे न केवल उनकी लाइवलीहुड पर इफेक्ट पड़ता था, बल्कि उनके ट्रेडिशनल राइट्स भी उन्हें नहीं मिल रहे थे। जब गवर्नमेंट ने उनसे सड़क बनाने के लिए बेगार में काम करने को फोर्स किया, तो लोगों ने विद्रोह किया। पता है उन्हें किसने लीड किया? अल्लूरी सीताराम राजू ने। वे दावा करते थे कि उनके पास स्पेशल पावर्स थी। वे करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकते थे, लोगों को ठीक कर सकते थे और वे बुलेट शॉट्स को सर्वाइव कर सकते थे, ऐसा उनका दावा था। राजू से आकर्षित होकर लोग उन्हें इनकार्नेशन ऑफ गॉड यानी भगवान का अवतार समझते थे। राजू गांधी जी के फॉलोअर थे। वे गांधी जी की महानता के बारे में बातें करते थे। वे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से भी इंस्पायर्ड थे। वे लोगों को खादी पहनने को कहते थे और पीना छोड़ने को कहते थे, लेकिन उनका मानना था कि भारत सिर्फ बल से ही आज़ाद हो सकता था, न कि अहिंसा से। गुडेम के विद्रोहियों ने पुलिस स्टेशंस को अटैक किया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश की और गुरिल्ला वॉरफेयर को स्वराज के लिए आगे बढ़ाया। 1924 में राजू पकड़े गए और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। बहुत समय तक वे समाज में फोक हीरो बन गए। हम समझ चुके हैं कि टाउन्स और कंट्रीसाइड में लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अपनी किस डिमांड के लिए ज्वाइन किया। लेकिन प्लांटेशंस में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होने पर क्या हुआ था? लोगों ने स्वराज को कैसे समझा? इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि प्लांटेशन वर्कर्स की क्या प्रॉब्लम्स थी। प्लांटेशन वर्कर्स पर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लागू था। अंडर दिस एक्ट उन्हें बिना परमिशन अपनी टी गार्डन छोड़कर जाने नहीं दिया जाता था और इसकी परमिशन बहुत कम ही मिलती थी। इसलिए असम के प्लांटेशन वर्कर्स के लिए फ्रीडम का मतलब था कि उन्हें कहीं भी जाने का अधिकार हो, जिस गांव से वो आए हैं उससे लिंक बनाने का अधिकार हो। जब प्लांटेशन वर्कर्स ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो उन्होंने अथॉरिटीज की नहीं मानी, प्लांटेशंस छोड़े और चले घर की ओर। उन्हें विश्वास था कि गांधी राज आएगा और सभी को अपने गांव में जमीन मिलेगी, लेकिन वे कभी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे स्ट्राइक की वजह से वे रास्ते में ही फंस गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ा और बहुत ही क्रूरता से मारा। लेकिन इस मूवमेंट का व्यू कांग्रेस के प्लान से अलग था। उन्होंने स्वराज टर्म को अपने अपने ढंग से समझा। उन्हें लगता था कि स्वराज का मतलब है कि जब सारी सफरिंग्स और ट्रबल्स खत्म हो जाएंगी। जब उन्होंने तरह तरह के स्लोगन से स्वतंत्र भारत की मांग की, तो इमोशनली वे ऑल इंडिया एजिटेशन
मतलब संपूर्ण भारत के आंदोलन से रिलेट करने लगे थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिर्फ 1 साल चल पाया, क्योंकि 1922 की फरवरी में गांधी जी ने मूवमेंट को विथड्रॉ कर दिया। क्यों? फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन पुलिस से वायलेंट क्लैश में बदल गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। मूवमेंट विथड्रॉ करने के और भी रीजन थे। उन्हें लगा था कि ये मूवमेंट वायलेंट होने लगा था। उन्होंने सोचा कि सत्याग्रहियों को किसी भी मास स्ट्रगल से पहले ट्रेन करना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के ही कुछ लीडर्स मास स्ट्रगल्स से थक गए थे। वे प्रोविंशियल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश पॉलिसीज को काउंसिल्स में ही अपोज करना जरूरी है, रिफॉर्म के लिए आयु करना और ये दिखाना कि ये इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नहीं थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस में ही स्वराज पार्टी बनाई, ये आयु करने के लिए कि उन्हें इलेक्शंस लड़ने चाहिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स ने ज्यादा रैडिकल मास एजिटेशन पर बल दिया और फुल इंडिपेंडेंस पर बल दिया। ऐसी इंटरनल डिबेट की स्थिति में 2 फैक्टर्स की वजह से इंडियन पॉलिटिक्स शेप होने लगी। पहला, 1929 में पूरी दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था। इसका भारत पर क्या इफेक्ट पड़ा? 1926 से ही एग्रीकल्चरल प्राइस गिरने लगे, जो 1930 में कोलैप्स हो गए, चूंकि एग्रीकल्चरल गुड्स की डिमांड और इंपोर्ट कम हो गई थी। इसलिए किसानों को हार्वेस्ट बेचने और रेवेन्यू पे करने में मुश्किल हुई। ऐसी सिचुएशन में ब्रिटेन में जो नई गवर्नमेंट बनी थी, टॉरी गवर्नमेंट, उसने एक कमीशन गठित की, जिसका हेड जॉन साइमन को बनाया गया। इसका मकसद था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की फंक्शनिंग पर ध्यान देना और उनमें चेंजेस करना। लेकिन ये साइमन कमीशन क्यों गठित किया गया था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इंडियन मेंबर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लागू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के ड्रॉबैक्स उजागर किए थे। इसीलिए ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की गई। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। इसलिए जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, तो इसका स्वागत गो बैक साइमन के नारे से हुआ। सभी पार्टीज ने इसके अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशन में भाग लिया। ऐसे में वाइसरॉय इरविन ने अक्टूबर 1929 में अनाउंस किया कि भारत को अनस्पेसिफाइड फ्यूचर में डोमिनियन स्टेटस मिलेगा और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया जाएगा। इससे कांग्रेस लीडर्स संतुष्ट नहीं हुए। कांग्रेस में लिबरल्स और मॉडरेट्स, यानी जो लोग फुल इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे, उनका इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। उन्नीस को दिसंबर में कांग्रेस सेशन में नेहरू जी की प्रेसिडेंसी में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया गया। यह डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। लेकिन लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे मनाने का मतलब ही नहीं है जब यह लोगों की एवरीडे लाइफ से कनेक्टेड न हो। इसीलिए गांधी जी ने इंडिपेंडेंस को एवरीडे लाइफ के इश्यूज से रिलेट करने के उपाय सोचे। गांधी जी के अनुसार नमक भारत को यूनाइट करने का पावरफुल सिंबल था। ये एक ऐसी चीज है जो अमीर, गरीब, हर तरह के लोगों द्वारा ली जाती है। ये मोस्ट एसेंशियल फूड आइटम्स में से एक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स लगा रखा था और इसके प्रोडक्शन पर सिर्फ अपना अधिकार जमा रखा था। गांधी जी के अनुसार सॉल्ट पर टैक्स और इसके प्रोडक्शन पर एकाधिकार ब्रिटिश रूल के सबसे अप्रेसिव फेस को दिखाता था। इसीलिए नमक को देश को यूनाइट करने के लिए चुना गया। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को एक लेटर भेजा, जिसमें 11 मांगे लिखी थी। ये डिमांड्स वाइड रेंजिंग थी, ताकि हर तरह के लोगों को यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए लाया जा सके। इनमें से जिस मांग ने इरविन को सबसे ज्यादा हिलाया, वो थी साल्ट के ऊपर से टैक्स हटाने की डिमांड। एक तरह से ये पत्र अंतिम चेतावनी था। इसमें लिखा था कि अगर 11 मार्च तक ये सभी डिमांड्स पूरी नहीं हुई, तो कांग्रेस एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेगी। वाइसरॉय इरविन नहीं माना और आखिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना ही पड़ा। अगले ही दिन, यानी 12, गांधी जी ने अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ सोल्ट मार्च शुरू किया। साबरमती में अपने आश्रम से तटीय शहर दांडी तक लगभग 240 मील का सफर सब 10 मील प्रतिदिन के रेट से चले और इसलिए 24 दिन में दांडी पहुंचे। वहां समुद्री पानी को उबालकर नमक बनाया, यानी सोल्ट लॉ तोड़ा। 12 अप्रैल को निकले, 24 दिन लगे, यानी कि 6 अप्रैल को पहुंचे थे। रास्ते में जहां भी वे रुकते थे,
हजारों लोग उन्हें सुनने पहुंचते थे। गांधी जी उन्हें स्वराज का मतलब बताते थे और पीसफुली ब्रिटिशर्स से लड़ने को कहते थे। दांडी मार्च ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत था। इसमें क्या हुआ? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लोगों को गवर्नमेंट को कोऑपरेट न करने को कहा गया था, पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लोगों को लॉज तोड़ने को भी कहा गया था। कई जगहों पर सोल्ट लॉ तोड़ा गया, सोल्ट बनाया गया और सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने डेमोन्स्ट्रेशन हुए, फॉरेन क्लोथ्स बॉयकॉट हुए और शराब की दुकानों पर धरने हुए। किसान रेवेन्यू देने से इनकार करने लगे। कई जगह लोगों ने फॉरेस्ट लॉज तोड़े, यानी कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स में कैटल ग्रेज कराई और वुड कलेक्ट किया। इन सबसे चिंतित होकर गवर्नमेंट ने एक एक कर कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। जब गांधी जी के शिष्य अब्दुल गफ्फार खान को अप्रैल में अरेस्ट किया गया, तो गुस्साए लोग पेशावर की स्ट्रीट्स पर डेमोन्स्ट्रेट करने लगे और पुलिस फायरिंग को फेस करने लगे। बहुत लोग मारे गए। एक महीने बाद जब गांधी जी अरेस्ट हुए, तो शोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पुलिस पोस्ट्स, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, कोर्ट्स और रेलवे स्टेशन जैसे सभी स्थानों पर अटैक किया जो ब्रिटिश रूल के सिंबल थे। पीसफुल सत्याग्रहियों पर अटैक हुए, महिलाओं और बच्चों को मारा गया और लगभग 1 लाख लोग अरेस्ट हुए। ऐसे में गांधी जी ने मूवमेंट पर विराम लगा दिया। उन्होंने गांधी अर्बन पैक्ट साइन किया, जिसके अनुसार गांधी जी दिसंबर में होने वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद करेंगे। बदले में गवर्नमेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाएगा। वे दिसंबर में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, लेकिन उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिला और निराश होकर वे वापस भारत आ गए। जब वे आए, उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट ने रिप्रेशन की नई साइकिल शुरू कर दी थी। अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू अरेस्ट हो चुके थे। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था और डेमोन्स्ट्रेशंस और बॉयकॉट रोकने के लिए कई मेजर्स लागू किए गए। गांधी जी ने 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिलॉन्च किया, लेकिन 1934 तक इसका मोमेंटम खत्म हो गया। इसमें अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया। अब हम देखेंगे कि रिच पेजेंट्स, पुअर पेजेंट्स, बिजनेस क्लास, वर्किंग क्लास और विमेन ने इस मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया, क्यों पार्टिसिपेट किया। रिच पेजेंट कम्युनिटीज जैसे कि गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट इस मूवमेंट में एक्टिव थे। चूंकि ये लोग कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर थे, इसलिए जब इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, तो प्राइसेस घटने के कारण ये लोग बहुत प्रभावित हुए थे। इनकी इनकम कम हो रही थी, जिस कारण वे गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। गवर्नमेंट ने रेवेन्यू कम करने से इनकार कर दिया था, इसलिए ये लोग क्रोधित थे। इसलिए जब 1930 में यह मूवमेंट शुरू हुआ था, तो इन लोगों ने जमकर सपोर्ट किया, कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज की और जो लोग मूवमेंट को सपोर्ट करना नहीं चाह रहे थे, उन्हें भी बॉयकॉट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स किया। लेकिन जब गांधी जी ने 1931 में मूवमेंट बंद किया, तो ये लोग बहुत निराश हुए। इसलिए जब 1932 में मूवमेंट रिलॉन्च हुआ, तो इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। पुअर पेजेंट्स ने मूवमेंट में क्यों भाग लिया? ये लोग न सिर्फ रेवेन्यू कम कराना चाहते थे, बल्कि चूंकि ये लोग टेनेंट्स थे, यानी लैंडलॉर्ड्स की जमीन रेंट पर लेकर खेती करते थे, तो इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से ये लोग लैंडलॉर्ड्स को रेंट नहीं दे पा रहे थे। इसलिए वे यह भी चाहते थे कि जो रेंट रह गया था, वो छोड़ दिया जाए। लोगों ने मूवमेंट ज्वाइन किए, जो ज्यादातर सोशलिस्ट्स और कम्युनिस्ट्स द्वारा लीड किए जाते थे। कांग्रेस को डर था कि इन लोगों के नो रेंट कैंपेन्स रिच पेजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स की परेशानी बन जाएंगे। इसलिए कांग्रेस ने नो रेंट कैंपेन्स को सपोर्ट नहीं किया। इसलिए कांग्रेस और पुअर पेजेंट्स का रिलेशन अनसर्टेन रहा। बिजनेस क्लास ने मूवमेंट में क्यों भाग लिया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने बहुत कमाई की थी। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये लोग उन ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज करने लगे, जो बिजनेस एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करती थी। वे ऐसी रुपी स्टर्लिंग रेशियो चाहते थे, जिससे इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज्यादा हो। स्टर्लिंग ब्रिटेन की करेंसी है। इंडस्ट्रियलिस्ट्स चाहते थे कि इसकी और रुपी की रेशियो ऐसी हो, जिससे इंपोर्ट्स डिस्करेज हों, ताकि वे ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच सकें। बिजनेस इंटरेस्ट्स एकत्रित करने के लिए उन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई। 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस (IICC) और 1927 में फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसे आप शॉर्ट में फिक्की भी कह सकते हो। इंडस्ट्रियलिस्ट्स को पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और GD बिरला ने लीड किया। इनकी लीडरशिप में इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने इंडियन इकोनॉमी से ब्रिटिश कंट्रोल हटाने की कोशिश की। और जब 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ,
तो इन लोगों ने सपोर्ट किया। इन्होंने मूवमेंट के लिए आर्थिक सहायता दी और इंपोर्टेड गुड्स को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर बिजनेसमैन के लिए स्वराज का मतलब था जब बिजनेस पर कोई भी कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी और इंडस्ट्री बिना किसी रुकावट के फ्लोरिश होंगी। लेकिन जब दिसंबर वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुई तो ये लोग उत्साहित नहीं रहे। ये लोग मिलिटेंट एक्टिविटीज़, बिजनेस के लंबे समय तक बाधित होने और कांग्रेस लीडर्स में सोशलिज्म के बढ़ते इन्फ्लुएंस से चिंतित थे। सोशलिज्म मतलब ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें वेल्थ पर पूरी कम्युनिटी का कंट्रोल होता है। इसलिए कांग्रेस लीडर्स में सोशलिज्म के बढ़ते प्रभाव से बिजनेसमैन चिंतित थे। इसलिए इन लोगों ने फिर मूवमेंट में भाग नहीं लिया। वर्किंग क्लास यानी इंडस्ट्रियलिस्ट्स के वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज़्यादा संख्या में भाग नहीं लिया, सिवाय नागपुर रीजन के। चूंकि इंडस्ट्रियलिस्ट्स कांग्रेस के ज़्यादा करीब थे इसलिए वर्कर्स अलग रहे। फिर भी कुछ वर्कर्स ने प्रोग्राम के कुछ आइडियाज़ अपनाए थे, जैसे कि फॉरेन गुड्स बॉयकॉट करना। इसे उन्होंने अपने मूवमेंट के पार्ट की तरह अपनाया था, जो था लो वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशंस के खिलाफ। स्ट्राइक्स हुई 1930 में रेलवे वर्कर्स की और 1932 में डॉक वर्कर्स यानी पोर्ट्स पर काम करने वाले वर्कर्स की। 1930 में छोटा नागपुर के 3 माइंस में काम करने वाले हजारों लोगों ने गांधी टोपी पहनी और प्रोटेस्ट रैलीज और बॉयकॉट कैंपेन्स में पार्ट लिया। लेकिन कांग्रेस वर्कर्स की डिमांड को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना नहीं चाहती थी। क्यों? कांग्रेस को लगा था कि वेजेस और वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव करने जैसी डिमांड्स को सपोर्ट करने से इंडस्ट्रियलिस्ट्स अलग थलग पड़ जाएंगे। इस मूवमेंट की खास बात ये थी कि इसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था, जबकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में महिलाओं ने भाग नहीं लिया था। गांधी जी के सॉल्ट मार्च के दौरान हजारों महिलाएं घर से उन्हें सुनने के लिए निकली। इन्होंने प्रोटेस्ट में भाग लिया, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया, फॉरेन क्लॉथ और शराब की दुकानों पर धरने दिए, कई जेल भी गई। अर्बन यानी शहरी एरियाज में ये हाई कास्ट फैमिलीज की थी और रूरल एरियाज में रिच पेजेंट फैमिलीज की थी। गांधी जी के आह्वान से प्रभावित होकर वे देश की सेवा को अपना कर्तव्य की तरह देखने लगी। लेकिन उनके रोल बढ़ने का यह मतलब नहीं था कि उनकी पोजीशन बदल गई थी। गांधी जी इस बात से कन्विंस्ड थे कि महिलाओं का कर्तव्य घर की देखभाल करना और अच्छी वाइफ और मदर होना था। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि महिलाएं किसी अथॉरिटी में हों, वे सिर्फ महिलाओं की सिंबॉलिक प्रेजेंस की चाह रखते थे। मतलब कांग्रेस यह नहीं चाहती थी कि महिलाएं मूवमेंट में हिस्सा लें, बस यह चाहती थी कि वे कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट हो। आपने नोटिस किया कि पांचों सोशल ग्रुप्स में बाद में कोई न कोई प्रॉब्लम हो गई थी। रिच पेजेंट्स का गवर्नमेंट को देने वाला रेवेन्यू कम होने से पहले ही मूवमेंट कैंसिल हो गया था, जिससे वे निराश हो गए थे। पुअर पेजेंट्स के नो रेंट कैंपेन्स कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किए थे। इंडस्ट्रियलिस्ट्स बिजनेस बाधित होने और सोशलिज्म से चिंतित थे। वर्किंग क्लास के मूवमेंट को कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। महिलाओं को कांग्रेस मूवमेंट में भाग नहीं लेने देना चाहती थी। हेंस प्रूव्ड दैट 1932 में रिलॉन्च होने वाला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1934 तक धराशायी हो गया था। अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लास्टली लिमिटेशन समझेंगे। कुछ सोशल ग्रुप्स ऐसे भी थे जो स्वराज के कॉन्सेप्ट से प्रभावित नहीं हुए थे। ये थे अनटचेबल्स और मुस्लिम्स। अनटचेबल्स ने 1930 के बाद से अपने आप को दलित कहना शुरू कर दिया था। कांग्रेस लंबे समय तक दलितों को इग्नोर करती रही, इस डर से कि सनातनी यानी कि हाई कास्ट हिंदुओं को इससे कष्ट होगा। लेकिन गांधी जी ने डिक्लेयर किया था कि अगर अनटचेबिलिटी को खत्म न किया गया तो 100 साल तक भी स्वराज नहीं आएगा। उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन कहा, मतलब कि भगवान के बच्चे। उन्होंने अनटचेबल्स को वेल्स, टैंक्स, स्कूल्स की पहुंच के लिए और मंदिरों में एंट्री के लिए सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए। उन्होंने खुद टॉयलेट साफ किए। भांगियों यानी सफाई करने वालों को सम्मान देने के लिए उन्होंने अपर कास्ट्स को अपना हृदय परिवर्तन करने और अनटचेबिलिटी को पाप की तरह देखना छोड़ने को कहा। लेकिन कई दलित लीडर्स इस प्रॉब्लम का अलग सल्यूशन निकालना चाह रहे थे। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और डिमांड करने लगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दलितों की रिजर्व्ड सीट्स हों और लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक इलेक्टोरेट हो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के दलित मेंबर्स को खुद चूज करे। ऐसा इसलिए क्योंकि वे मानते थे कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से ही उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। इसलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इस सोशल ग्रुप का पार्टिसिपेशन कम था, मेनली महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में, क्योंकि वहां उनकी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने
1930 में दलितों को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाई थी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वे गांधी जी से भिड़ गए थे, क्योंकि वे दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग कर रहे थे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंबेडकर जी की मांग स्वीकार करी, तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, यानी कि फास्ट अनटू डेथ। लेकिन वे दलितों के सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने के अगेंस्ट क्यों थे? उन्हें लगा था कि इससे सोसाइटी को एकीकृत करने का प्रोसेस धीमा पड़ जाएगा। आखिरकार अंबेडकर जी ने गांधी जी की बात समझौते के साथ मान ली। 1932 में सितंबर में हुए पूना पैक्ट के अनुसार डिप्रेस्ड क्लासेस, जिन्हें बाद में शेड्यूल कास्ट्स कहा जाने लगा, उन्हें प्रोविंशियल और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रिजर्व सीट्स मिली। लेकिन अब फर्क ये था कि उन्हें वोट जनरल इलेक्टोरेट द्वारा ही किया जाएगा, न कि उनके सेपरेट इलेक्टोरेट द्वारा। कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921, जिसे नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट भी कहा जाता है, उसके खत्म होते ही मुस्लिम वर्ग कांग्रेस से दूर हो गया था। मिड 1920 के बाद से ही कांग्रेस हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स, जैसे कि हिंदू महासभा, से ज़्यादा जुड़ने लग गई थी। जैसे जैसे हिंदुओं और मुस्लिमों के संबंध खराब होते गए, दोनों कम्युनिटीज़ हिंसक जोश के साथ अपने धार्मिक जुलूस निकालने लगे, जिससे उनकी कई बार भिड़ंत हुई और रायट्स यानी दंगे हुए। हर दंगा दोनों के बीच की दूरी बढ़ा रहा था। ऐसे में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने गठबंधन के लिए बातचीत की और 1927 में ऐसा लगा कि यह हो रहा है। इम्पॉर्टेंट डिफरेंस था असेंबलीज में रिप्रेजेंटेशन का, मतलब आगे होने वाली असेंबलीज में किसी को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा या नहीं। इस तरह के सवाल बातचीत में इम्पॉर्टेंट थे। मुस्लिम लीग के एक लीडर मुहम्मद अली जिन्नाह मुस्लिम के सेपरेट इलेक्टोरेट्स छोड़ना स्वीकार रहे थे, अगर मुस्लिमों को सेंट्रल असेंबली में मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस जैसे कि पंजाब और बंगाल की पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिजर्व सीट्स मिलें। बातचीत चली, पर सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब 1928 की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हिंदू महासभा के एम.आर. जयकर ने समझौते के एफर्ट को अपोज किया। इसलिए जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो दोनों कम्युनिटीज के बीच में शक और अविश्वास का माहौल था। कांग्रेस से दूर होने की वजह से मुस्लिम यूनाइटेड स्ट्रगल के कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। कई मुस्लिम लीडर्स ने चिंता जताई कि हिंदू मेजॉरिटी के नीचे माइनॉरिटीज का कल्चर और आइडेंटिटी दब जाएगी। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद तब फैलता है जब लोग यह समझते हैं कि वे सब अपने नेशन के ही पार्ट हैं। लेकिन भारत के लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग्स कैसे फैली, इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत के लोगों में 1920 के बाद से नेशनलिस्ट फीलिंग्स कैसे आई। अब आप पूछोगे कि हम कब से यही तो समझ रहे थे। यूनाइटेड स्ट्रगल्स की वजह से ही तो लोगों में कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग आई। हाँ, यूनाइटेड स्ट्रगल्स की वजह से लोगों में कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग्स आई थी। लेकिन ऐसे कई कल्चरल प्रोसेसेस भी हुए थे जिनसे नेशनलिज्म लोगों की इमेजिनेशन में आया। हिस्ट्री और फिक्शन, लोक साहित्य, पॉपुलर प्रिंट्स और सिंबल्स, इन सब ने नेशनलिज्म के फैलने में मदद की। हमें पता है कि नेशन की आइडेंटिटी किसी फिगर या इमेज से सिंबलाइज की जाती है। इससे लोग नेशन को किसी व्यक्ति की तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 20th सेंचुरी में नेशनलिज्म बढ़ने के साथ भारत की आइडेंटिटी को भारत माता के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। पहली बार भारत माता की इमेज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 1870 में उन्होंने मातृभूमि पर हिम लिखी थी, वंदे मातरम, जिसे उन्होंने अपनी नॉवल आनंदमठ में भी जगह दी थी। ये हिम स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बंगाल में गाई गई थी। स्वदेशी मूवमेंट से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने भी भारत माता की पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग में भारत माता को एक तपस्वी की तरह दिखाया था, जो शांत, दिव्य और आध्यात्मिक थे। अगले कुछ सालों में भारत माता को अलग अलग फॉर्म्स मिली, पॉपुलर प्रिंट्स में दिखाया गया और अलग अलग आर्टिस्ट्स द्वारा बनाया गया। लोगों में भारत माता की भक्ति को नेशनलिज्म के एविडेंस के रूप में देखा जा रहा था। इंडियन फोकलॉर रिवाइव करने के मूवमेंट से भी नेशनलिज्म डेवलप हुआ, मतलब कि भारत के लोक साहित्य को बचाने के लिए जो मूवमेंट हुए थे, उनसे भी नेशनलिज्म डेवलप हुआ था। लेट 19th सेंचुरी से नेशनलिस्ट्स बार्ड्स द्वारा गाए फोक टेल्स रिकॉर्ड्स करने लगे और फोक सॉन्ग्स और लेजेंड्स इकट्ठा करने के लिए गांवों में घूमे। उनके अनुसार ये कहानियां ट्रेडिशनल कल्चर की ट्रू पिक्चर दिखाती थीं, जो बाहरी फोर्सेस की वजह से डैमेज हो गई थी। इसलिए फोक ट्रेडिशन को बचाना नेशनल आइडेंटिटी देखने के लिए जरूरी है। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर बैलेड्स
नर्सरी राइम्स और मिथ्स इकट्ठा करने लगे और फोक बचाने के लिए उन्होंने मूवमेंट लीड किया। नेशनलिस्ट लीडर्स नेशन को यूनिफाई करने के लिए आइकन्स और सिंबल्स से ज्यादा अवेयर होने लगे। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बंगाल में एक ट्राई कलर फ्लैग डिजाइन किया गया। इसमें 8 कमल थे जो ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को इंडिकेट करता था। एक क्रेसेंट मून था जो हिंदू और मुस्लिमों को इंडिकेट कर रहे थे। 1921 तक गांधी जी एक स्वराज फ्लैग बना चुके थे। यह भी ट्रिकोलाओ था, रेड, ग्रीन और व्हाइट। बीच में एक चरखा था जो सेल्फ हेल्प के गंडियन आइडियल को दर्शाता था। फ्लैग को मार्चेस के दौरान लेकर चलना ब्रिटिश रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया। अब बताओ नेशनलिज्म कैसे कैसे फैला था। पहला, यूनाइटेड स्ट्रगल्स। इनकी वजह से लोगों में कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग आई थी। दूसरा, नेशन की आइडेंटिटी को फिगर भारत माता के रूप में देखना। तीसरा, फोकलॉर को बचाने का मूवमेंट। चौथा, नेशन को यूनाइट करने के लिए सिंबल्स का यूज। लेकिन एक और तरीका भी था नेशनलिज्म डेवलप करने का, वो था रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। 19th सेंचुरी के एंड तक कई भारतीय सोचने लगे कि इंडियन हिस्ट्री को अलग तरह से देखने की जरूरत है। ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों को बैकवर्ड्स की तरह देखते थे। उन्हें लगता था कि इंडियंस खुद को गवर्न नहीं कर सकते थे। इसके रिस्पॉन्स में भारतीय पास्ट की भारत की ग्रेट अचीवमेंट्स को देखने लगे। उन्होंने एंशिएंट टाइम्स में ग्लोरियस डेवलपमेंट्स के बारे में लिखा, जब आर्ट्स, आर्किटेक्चर, मैथ्स, साइंस, रिलीजन और कल्चर, लॉ, क्राफ्ट और ट्रेड फ्लोरिश हुए थे। उनके अनुसार जब भारत कॉलोनाइज हुआ तब से ही ये ग्लोरियस टाइम खत्म होने लगा। ये हिस्ट्रीज रीडर्स को भारत की ग्रेट अचीवमेंट्स पर गर्व कराती थी और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट स्ट्रगल करने को उकसाती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि इन एफर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जब हिंदू वर्ग के पास्ट को ग्लोरीफाई किया गया, इमेजेस हिंदू आइकनोग्राफी के अनुसार बनाई गई, तो बाकी वर्ग के लोग अलग हो गए।